स्वागत आप सभी का। फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए रात 10 बजे की शुरुआत करेंगे। दिखाएंगे तमाम महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से, लेकिन पहले देखिएगा इस वक्त की हेडलाइंस। लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव आज। ओम बिरला का स्पीकर बनना तय। एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री रखेंगे स्पीकर के नाम का प्रस्ताव। कांग्रेस के सुरेश को उतारा मैदान में। There's no doubt about that. The only question is that when we make the efforts and when we offer them, we expect that the offer is accepted gracefully. That has not been done, but we still make an effort. We will appeal to them again. But what's the sticking point? What is it that is? There's no point. There is a simple thing that let us elect the speaker unanimously. Sir, but the opposition leaders are now still saying that if still the deputy speaker post is being given to them, then they will again support the Om Birla as the speaker candidate. How do you see this? No, we don't believe in making preconditions for the post of speaker. Let us concentrate and elect the speaker first, and then the other issues we can discuss later. सर, लेकिन आज की जो पूरा हो रहा है लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर के, उसको आप किस तरीके से देखते हो? हम लोग ने शुरू से कहा है कि ये नंबर का सवाल नहीं है। हमारे पास संख्या पर्याप्त है और मजबूती से अपना संख्या के साथ हम खड़े हैं, मगर ये संख्या का कोई बात नहीं है। ये हम चाहते हैं कि स्पीकर का पद जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, वो पद जो है सब सर्वसम्मति से चुन के बिठाया जाए, तो ये सबके लिए ठीक होगा, ये हमारा मानना है। लेकिन उनका ये कहना है कि शक्ति प्रदर्शन करके वो शक्ति का सवाल नहीं है। शक्ति तो हमारे पास नंबर तो है ही। अगर हम अपोजिशन को नहीं मानते तो हम उनसे बात ही नहीं करते, फिर हम सीधा चुनाव कर देते। हमारे पास संख्या है, लेकिन हम चाहते हैं कि निर्विरोध हो, इसीलिए तो हम लोगों ने अपील किया है। अभी हम फिर से अपील करते हैं कांग्रेस पार्टी को कि चुनाव ना लड़े और सर्वसम्मति से स्पीकर का पद को हम लोग मिल करके चुन लिया जाए। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि अब रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं। अपडेट क्या है अदिति आज, क्योंकि चुनाव होना है और ये नतीजे सबको पता है, लेकिन अपने आप में ये सियासी मैसेज किसने और किसको देने की कोशिश की है, जरा विस्तार से बता दीजिए आज। पूनम देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि 10 बजे ओम बिरला जो है वो अपने आवास से रवाना होकर 20 अकबर रोड से रवाना होकर संसद भवन पहुंचेंगे और 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें 5 सांसद ऐसे हैं, 7 सांसद हैं जिन्होंने शपथ अभी तक नहीं ली है। तो सबसे पहले वो सांसद शपथ लेंगे, उसमें से 2 जेल में हैं, तो और एक पे कोर्ट का कोई मसला है, तो 4 सांसद पहले शपथ लेंगे और उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया चालू होगी। वहीं दूसरी तरफ सीनियर सांसदों के आवास पर अलग अलग राज्यों की बैठक चल रही है, जहाँ पर नव निर्वाचित सांसदों को वोटिंग की प्रक्रिया, विप का मतलब किसी विप जारी किया गया है, तमाम चीजों को समझाने की प्रयास चल रहे हैं। अगर राजस्थान के लिहाज से बात करें, गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास पर सांसद पहुंचना शुरू हो गए हैं। करीबन ये बैठक अगले आधा घंटा और चलेगी और उसके बाद सभी लोग संसद भवन पहुंच जाएंगे। 3 लाइन का व्हिप जारी है, यानी कि सभी को संसद भवन में तब तक रहना आवश्यक है जब तक वोटिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। अब आपको देखिए कि ओम बिरला के पक्ष में लोकसभा में 13 प्रस्ताव बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं की ओर से पेश किए जाएंगे आज, जब वोटिंग प्रक्रिया से पहले जो प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्तावक और अनुमोदकों के चयन के जरिए बड़ा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। महिला, आदिवासी, दलित वर्ग के नेताओं की ओर से प्रस्ताव रखे जाएंगे। एनडीए की एकता और मजबूती भी दिखाई जाएगी। भारत के सभी क्षेत्रों के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं की ओर से प्रस्ताव किया जाएगा। पहला प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रखेंगे। दूसरा प्रस्ताव लल्लन सिंह और राजकुमार सांगवान रखेंगे। तीसरा जीतन राम मांझी और शिवराज सिंह चौहान रखेंगे। चौथा अमित शाह और नितिन गडकरी रखेंगे। 5वां प्रजापत यादव और सुनील तटकरे रखेंगे और छठा चिराग पासवान और जयंतो बुसुट माटरो रखेंगे। इसके साथ 7वां एच.डी. कुमारस्वामी और डी वल्लभ नोबी रखेंगे और 8वां प्रस्ताव के राधा मोहन नायडू और एलएसके रखेंगे। अब देखिए, ऐसा 9वां प्रस्ताव है
आखिरी पेयजल प्रस्ताव अन्नपूर्णा देवी और कमलजीत सिंह सहरावत रखते थे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि कितनी विविधता इसमें नजर आएगी, एकता भी नजर आएगी, एनडीए की एकता और मजबूती यहाँ पर दिखाई जाएगी। और उसके बाद क्योंकि अब विपक्ष जो है आक्रमण के जाहिर तौर पे विपक्ष का भी कैंडिडेट है, तो 1951 के बाद ये पहली बार चुनाव हो रहा है। सबसे पहले 1951 में चुनाव ठीक है। किए गए थे। जी। अदिति, फिर तो क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि जो परंपरा है कि डेप्यूटी स्पीकर जो होता है वो विपक्ष का होता है, तो आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रही है केंद्र सरकार? तो फिर परंपरा तो ये भी कहती है कि सर्वसम्मति से चुन लेना चाहिए लोकसभा स्पीकर, तो फिर इतने मतभेद क्यों हो रहे हैं? देखिए, जब 10वीं लोकसभा तक कांग्रेस का ही लोकसभा स्पीकर होता था और कांग्रेस का ही डिप्टी स्पीकर होता था, क्योंकि तब तक बहुत साइजेबल अमाउंट में विपक्ष था ही नहीं। 11वीं लोकसभा में जब विपक्ष साइजेबल अमाउंट में आया, तब ये कन्वेंशन आया। कन्वेंशन, हालांकि ये पूरा आर्टिकल 93 के तहत होता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव या निर्वाचन, लेकिन 11वीं लोकसभा में विपक्ष की तरफ से ये कन्वेंशन और सत्ता पक्ष से बात की गई कि स्पीकर आपका, सत्ता और डिप्टी स्पीकर हमारा। और राहुल गांधी जिस कन्वेंशन का जिक्र कर रहे हैं वो यही है। वो कन्वेंशन भी कहता है कि अगर विपक्ष साइजेबल अमाउंट में होगा तो डिप्टी स्पीकर उसका हो सकता है। ऐसी स्थिति में कल जो बयान आए, क्योंकि देखिए सरकार किसी भी स्थिति में डिप्टी स्पीकर विपक्ष को ना देके कोई भी अनकंफर्टेबल पोजीशन नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि विपक्ष के पास ना जाए, नहीं तो कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो और अनकंफर्टेबल का माहौल पैदा हो जाए। ऐसे में सत्ता पक्ष के लिए क्लियर है कि वो डिप्टी स्पीकर एनडीए और अपना ही रखेगी। ऐसी स्थिति में अब बयानबाजी चलती रहेगी। इनफैक्ट ये हो सकता है, देखिए जैसे किरण रिजिजू ने कहा कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर किसी पार्टी का नहीं, सदन का होता है। बार बार ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि जो विपक्ष है वो गलत तरीके से मांग कर रहा है। और विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो हमारा हक है वो हम लेकर रहेंगे, क्योंकि मजबूती की बात थी तो विपक्ष अब मजबूत होता भी नजर आ रहा है, तो ऐसे में वो मजबूती सदन में भी नजर आनी चाहिए। इस पर आपसे और व्यापक चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। फिलहाल अदिति, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अब विपक्ष ने जैसे कि कल के सुरेश को मैदान में उतार दिया है, तो फिर वोटिंग होगी, मतदान होगा आमने सामने, ओम बिरला वर्सेस के सुरेश। छात्र राजनीति से उभरे, 1976 में छात्र संघ अध्यक्ष बने और उसके बाद आज देखिए के सुरेश 8वीं बार जीतकर लोकसभा पहुंचे। हालांकि प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी विपक्ष ने पहले दिन ही बवाल कर दिया था, और ऐसे में अब जब डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष का नहीं तो फिर लोकसभा स्पीकर के लिए प्रत्याशी मैदान में। हालांकि रिजल्ट हर कोई जानता है और ये पहली दफा ऐसा है, क्योंकि इस तरीके के और पहली बार ऐसा भी हो रहा है। हालांकि होते होंगे, लेकिन सियासत की ये बहुत ही अलग तस्वीर है जब रिजल्ट सबके सामने है, लेकिन फिर भी जंग लड़नी है। हालांकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। सीधी तस्वीरें आपको वहीं से दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां पर भाजपा के सांसदों का जुटना शुरू हो चुका है। कई केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद यहां पर जुटे हुए हैं, जानकारी ली जा रही है, दिशा निर्देश यहां पर दिए जा रहे हैं। और सबसे अहम, लोकसभा स्पीकर मतदान को लेकर ओम बिरला भी पहुंचे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास पर एक तरफ सांसदों का जुटना, एक तस्वीर वो है, दूसरी तस्वीर संसद की जब ओम बिरला पहुंचे। कल की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, और आज तो चुनाव होना है, तो जब सभी दिग्गज पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। अदिति, तस्वीर भी सामने आ गई है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास की, जहां पर तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद नजर आ रहे हैं। वहीं प्रहलाद जोशी के आवास पर भी मीटिंग चल रही है, तो इसे किस नजर से देखें? क्योंकि चर्चा तो जाहिर सी बात है चुनाव को लेकर ही हो रही होगी, स्ट्रैटेजी भी बन रही होगी, एकजुटता की बात भी हो रही होगी। देखिए, स्ट्रैटेजी से ज्यादा ये प्रेपरेशन मीटिंग है। स्ट्रैटेजी तो सब आला कमान ने तय कर ली है, और इसी स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि सभी राज्यों के सांसद जो हैं उस राज्य के सीनियर सांसद के घर पर बैठक करेंगे। जैसे राधा मोहन सिंह के घर पर बिहार की बैठक हो रही है, तो वहीं अलग अलग नेताओं के घर पे अलग अलग बैठक हो रही है। अगर राजस्थान का, जैसे मैंने आपको कहा था, गजेंद्र सिंह के आवास पर तमाम सांसद पहुंचे हैं,
जो नए सांसद हैं, परिवार के सांसद हैं, उनको वोटिंग प्रक्रिया से अवगत कराया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि कैसे करना है, क्या रहेगा, कैसे एकजुटता नजर आनी चाहिए, कैसे एनडीए एकजुट होगा, और जब जीत हो जाएगी तो तमाम तरीके से क्या कुछ होगा। तो सभी सांसदों को, ऐसा नहीं कि सिर्फ राजस्थान, सभी राज्यों के अलग अलग सांसदों को सीनियर नेताओं के आवास में बुलाकर ये जिसे कह सकते हैं कि क्विक ट्रेनिंग या फिर प्रेपरेशन मीटिंग कहा जा सकता है। लेकिन 10 बजे ओम बिरला रवाना हो गए हैं संसद भवन के लिए। वहीं धीरे धीरे तमाम जो नेता हैं वो भी, जैसे सब अब सांसद हैं, उनसे 10:30 तक संसद भवन पहुंचना है और व्हिप जारी है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी एब्सेंट नहीं हो सकता। तो ये तस्वीरें यही कह रही है कि क्विक ट्रेनिंग गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास पर हुई, चर्चा हुई ओम बिरला के आज के चुनाव को लेकर स्पीकर से, और ऐसी स्थिति में कोई भी गड़बड़ी किसी से ना हो उस पर चर्चा करके अब सभी लोग संसद भवन के लिए रवाना हो गए। बिल्कुल सही कहा आपने अदिति, लेकिन कितना दिलचस्प है कि जिसका रिजल्ट पहले से पता है लेकिन फिर भी जंग छिड़नी है, क्योंकि सोच रखा है, क्योंकि एक संदेश देने की कोशिश है। इसे प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा माने। आज की जो लड़ाई है वो हार जीत से ज्यादा आंकड़ों का अंक गणित, संसद का मैथमेटिक्स बिल्कुल अंक गणित होता है, जिसके पास अंक है वही राजा होता है। और अब ये देखना होगा कि आज के लिटमस टेस्ट में एक्सपोज कौन होता है। अगर 293 बीजेपी एनडीए के पास है तो कम से कम 293 तो वोट पड़ने ही चाहिए। वहीं कांग्रेस के पास 234 वोट पूरी विपक्ष को पड़ने चाहिए अपने प्रत्याशी को। अगर विपक्ष का या सत्ता पक्ष का वोट कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान होगा मजबूती पर, एकजुटता पर। ऐसे में बीजेपी तो तैयारी कर ही रही है। सवाल उठता है कि जब ममता बनर्जी मना कर चुकी हैं तो क्या ममता बनर्जी एब्सकॉन्ड करेंगी। हालांकि अभी राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से फोन पर बात की थी, तो सुनने में आ रहा है कि शायद सहमति मिल गई है ममता बनर्जी की तरफ से, लेकिन फिर भी आंकड़े एनडीए के पास ही हैं। लेकिन अदिति, जरा ये विस्तार से समझाइएगा। आंकड़ों का गिनत भी हर कोई जानता है कि किसके पास कितने हैं, लेकिन फिर भी क्या ये वाकई में लिटमस टेस्ट करने की कोशिश है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन किसके साथ है, यही जानने की कोशिश, जैसे कि आप कल भी बता रही थी? पूनम, देखिए, सबसे पहले तो अगर विपक्ष के लिहाज से बात करें कि जब आंकड़े बीजेपी के पास हैं तो फिर वो क्यों ये सब कर रही है। पहला ये कि इस बार विपक्ष अपने आप की प्रेजेंस को दर्ज कराना चाहती है कि विपक्ष है। दूसरा ये कि विपक्ष संसद से निकली हुई हर बात जनता तक पहुंचती है। वो ये बताना चाहती है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और जो भी संसदीय परंपराओं से हटकर चीजें हो रही हैं उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, भले ही हार जाए। दूसरी बात यह है कि अगर इसको वैसे देखा जाए कि दोनों हाथों में लड्डू है, अगर डिप्टी स्पीकर मिलता है तो भी बहुत बढ़िया है। बहुत ऐसे मौके आएंगे जब आप सरकार को बैकफुट पे ला सकते हैं, और नहीं मिलता तो आप कम से कम मैसेज दे पाएंगे कि हमने लड़ाई लड़ी। लेकिन यहाँ पर एक टेक ये है कि अगर फर्ज कीजिए विपक्ष का आंकड़ा 234 से कम हुआ तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठेगा विपक्ष की एकजुटता पर, क्योंकि डीएमके, ममता बनर्जी, इसके अलावा शरद पवार, ये तमाम वो लोग हैं जो स्पीकर के चुनाव में सहमत नहीं थे कि प्रत्याशी को उतारा जाए या फिर कौन है प्रत्याशी, उस पर कांग्रेस ने चर्चा नहीं की आरोप से। तो अब ये देखना होगा कि कहीं विपक्ष एक्सपोज होगा या विपक्ष गद्दारी के साथ जनता के बीच में मैसेज दे पाएगा कि हाँ, हमने लड़ाई लड़ी, भले ही हमें पता था कि आंकड़ों में हम साइजेबल नहीं है जीत के लिए, लेकिन फिर भी हमने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। तो ये तमाम तरीके की बातें हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि किसके नंबर बढ़ते हैं। क्या एनडीए के पास 293 से बढ़कर 300 का आंकड़ा टच हो जाएगा तो वो भी एक फ्लोर टेस्ट होगा और सरकार इस विश्वास मत में जीत जाएगी। सरकार शुरू होने से पहले ये फ्लोर टेस्ट अगर 300 पार चला जाता है तो ये सरकार के लिए बूस्ट, बहुत बड़ा बूस्ट होगा। ये दिखाया जाएगा कि सरकार के प्रति कितना बड़ा विश्वास है। तो ये तमाम तरीके के आज निष्कर्ष निकल के आएंगे। 12 बजे तक ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। ऐसे में आज का दिन आगे के 5 साल को तय करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उस लिहाज से देखा जा सकता है, शक्ति परीक्षण के लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अदिति, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।